नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जो गठित समितियाँ थी उनके बारे में। हालाँकि इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैं आपको करवा चुका था बलवंत राय मेहता समिति तथा अशोक मेहता समिति के बारे में। लेकिन एक बार फिर से आपका क्विक रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है? तो ये सारा तो मैं करवा ही चुका था। कुछ प्रमुख समितियाँ थी जिसमें 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। उसने 1957 नवंबर में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद में इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वो की थी, मतलब सिफारिश की थी ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पे जिला पंचायत, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगली जो आती है समिति, उसका नाम होता है अशोक मेहता समिति, जो इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक तरीके से कह सकते हैं सिफारिश की थी। इसके बाद में आ जाती है जीबी के राव समिति, उसके बाद में एलएम सिंघवी समिति, और एलएम सिंघवी के साथ में के बाद में आती है 1986 के बाद में 1988 में पी के थुंगल समिति, ठीक है। ये सारा तो मैं आपको करवा ही चुका था। बाकी आज डिटेल्स में बात कर लेते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति से, हालाँकि ये भी मैं आपको डिटेल में करवा चुका था, बट एक बार फिर से इस पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 1952 में जो स्टार्ट हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसी के साथ में 1953 में जो स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय प्रसार सेवा या राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो ये दोनों कार्यक्रम जो फेल हो गए थे, तो ये क्यों फेल हुए थे, इसकी मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से पीछे वजह क्या रही थी, इसको पता लगाने के लिए तत्कालीन जो भारत सरकार थी या केंद्र सरकार थी, उसने बलवंत राय मेहता जी की कह सकते हैं अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और उन्हीं के नाम पे इस समिति का नाम पड़ा था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और इस समिति का ने मतलब जनवरी 1957 में इसका गठन हुआ था, तथा नवंबर 1957 में इसने पूरे इंडिया में घूम के अपनी समिति की एक तरीके से कह सकते हैं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और इसकी जो समिति की रिपोर्ट थी उसमें इसने कुछ सिफारिशें की थी, जिसमें प्रमुख सिफारिशें यहाँ पे निम्नलिखित हैं। जिसमें सबसे पहले तो इसने बोला था कि आप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कीजिए, ठीक है, जो कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत तथा पंचायत और जिला पंचायत स्तर पे या जिला स्तर पे जिला पंचायत या जिला परिषद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी इसने सिफारिश की थी कि पंचायत की जो स्थापना होगी वो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ-साथ में जो इसने तीसरी सिफ़ारिश की थी, इसने ये कहा था कि जो लोकल लेवल पे कह सकते हैं कि गवर्नेंस को आपको स्थापित करना है, तो उन्हीं के हाथ में सत्ता वगैरह, और जो लोकल लेवल पे कह सकते हैं प्रधान वगैरह आप चुने जाएँगे जो ग्राम स्तर पे, तो उनके हाथ में पर्याप्त शक्तियाँ देनी चाहिए, जो लोकल निकाय रहेंगे उनके हाथ में, ठीक है। और इसके अलावा इसने और भी कई सिफ़ारिशें की थी, जिसमें एक और प्रमुख सिफ़ारिश थी कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष रहेगा वो जिला अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी समितियों को मान लिया गया 1958 में, तथा राज्यों पे छोड़ दिया गया था कि अगर कोई राज्य चाहे तो उसके अनुसार मतलब लागू कर सकता है। और इसी के साथ-साथ में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, पंचायती राज कह सकते हैं संस्थान का एक तरीके से कह सकते हैं पंचायती राज की स्थापना की 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद में जो दूसरा स्टेट था वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा जो पहला स्टेट ऐसा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था का एक तरीके से कह सकते हैं चुनाव करवाया था, वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 1960 के दशक तक बहुत से राज्यों ने अपनी पंचायती राज संस्थाएँ स्थापित कर ली थी। चूँकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढाँचा नहीं निर्धारित किया था, इस वजह से कई राज्यों ने अपने यहाँ पे द्विस्तरीय लागू की, किसी ने एक स्तरीय, किसी ने त्रिस्तरीय, किसी ने 4 स्तर पे कह सकते हैं, ठीक है? इस लागू की थी, जिसमें सबसे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो पंचायती राज व्यवस्था वो अभी तक 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में द्विस्तरीय है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हर जगह ये त्रिस्तरीय है, ठीक है? वहीं बात करते हैं अगर पावर के मामले में, तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह इन लोगों ने मतलब इन स्टेटों ने जो कह सकते हैं कि पंचायत समिति जो लोकल लेवल पे था, यानी कि ग्राम पंचायत को अधिक शक्तियाँ प्रदान की थी। और वहीं अगर बात करते हैं गुजरात की, महाराष्ट्र की, तो इन्होंने जो जिला स्तर पे जो निकाय बना था, जिला परिषद या जिला पंचायत, उसको अधिक शक्तियाँ प्रदान की थी, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है अशोक मेहता समिति, यानी कि मैंने आपको बताया था 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अशोक मेहता जी के मतलब कि कह सकते हैं कि अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन हुआ था, और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसने अपनी रिपोर्ट में 132 सिफारिशें पेश की थी, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पंचायती राज में बदलने की सिफारिश की थी। इसने ये बोला था कि जिला स्तर पे जिला परिषद तथा उसके नीचे 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या पे एक खंड पंचायत या फिर कह सकते हैं कि मंडल पंचायत होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षक के केंद्रीकरण हेतु ही मतलब जिला ही पहला बिंदु होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसने भी कई सिफारिशें की थी, जिसमें केवल वही एक इम्पोर्टेंट है कि इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात की थी। उसके बाद में आप बात करते हैं जीवी के राव समिति, जहाँ से आज से आपका लेक्चर स्टार्ट है। तो 1970 में कह सकते हैं कि अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। 78 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं जीवी के राव समिति में, यानी ग्रामीण विकास एवं गरीबी समीक्षा। एक सेकंड ब्रो। ओके, सो वी आर बैक। ओके।
तो बात करते हैं आज हम जीवी के राव समिति के बारे में, ठीक है। जीवी के राव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, उसके बाद अशोक मेहता के बाद में आ जाती है हमारी जीवी के राव समिति। और जीवी के राव समिति का जो कह सकते हैं कि एक तरीके से यूज़ हुआ था या इसका निर्माण हुआ था, वो ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए इसका कह सकते हैं इसका निर्माण हुआ था। और 1985 में जीवी के राव जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। इन्होंने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा था। मैंने आपको बताया था कि ये आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास बोला था, तो वो हो जाएंगे आपके जीवी के राव समिति, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं इनकी जो सिफारिशें थी, इन्होंने भी जिला स्तरीय निकाय तथा जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ये इस तरीके से हो जाएंगे इनकी। और वहीं अगर बात करते हैं आगे इनकी जो कह सकते हैं सिफारिश के बारे में, तो एक हो जाएगी, इन्होंने जिला विकास आयुक्त की कह सकते हैं पद का जो सृजन किया जाए। ये इन्होंने बोला था कि जिला विकास आयुक्त का के पद का सृजन किया जाए तथा इसका जो अधिकारी रहेगा वो जिलाधिकारी ही रहेगा। इस तरीके से इन्होंने बात की थी, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल रहेगा या कह सकते हैं इसका जो मुख्य कार्यवाही अधिकारी के रूप में जिला परिषद में यही रहेगा, जिला विकास आयुक्त, ठीक है। बात करते हैं अगला, इन्होंने बोला था पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए, ठीक है। और हालांकि निर्वाचन की बात सबसे पहले अ, इन्होंने ही बोली थी, ठीक है, जीवी के राव जी ने। लेकिन बात करते हैं अगली जो समिति आती है एल.एम. सिंघवी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार होती है, ठीक है। और इन्होंने लोकतंत्र व विकास के लिए एक तरीके से कह सकते हैं एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। और इसने इसका जो इस समिति की एक तरीके से कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिफारिश थी उसमें ये था, इन्होंने बोला था कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, यानी कि सब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात की थी, ठीक है। क्योंकि इसे अब मतलब कि जो पंचायती राज वगैरह थी, हालांकि हर स्टेट ने अपने यहाँ पे अपने अपने स्तर पे पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन कर लिया था, अपने यहाँ पे स्थापना कर ली थी। लेकिन कोई संवैधानिक प्रारूप नहीं था। इस वजह से एल.एम. सिंघवी जी ने बोला था कि आप पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दें, ठीक है। और इसलिए इसने पंचायती राज विकास के लिए नियमित तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए भी संवैधानिक उपबंध बनाने की सलाह दी थी, ठीक है। गांव में इस समूह में न्याय पंचायतों की स्थापना की बात की थी, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि गांव के समूह के लिए कौन सी समिति थी जिसने न्याय पंचायत को स्थापना की बात की थी, वो भी हो जाएंगे आपके एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है। अगली बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गाँव का पुनर्गठन किया जाए तथा इसमें ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया जाए। ये भी इनकी एक सिफारिश रही थी। अगली सिफारिश के बाद अगर बात करते हैं तो गाँव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ये भी इन्होंने बोला था, ठीक है। अगली समिति आ जाती है हमारी पी.के. थुंगल समिति, जो कि 1988 में बनती है तथा संसद की सलाहकार समिति का एक उप समिति पी.के. थुंगल की अध्यक्षता में राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढांचे के जांच के उद्देश्य से गठित की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ निम्न जो है अनुशंसाएं दी थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता भी दिया जाए, ठीक है। हालांकि कह सकते हैं इन्होंने एक तरीके से जो एल.एम. सिंघवी साहब थे, उनकी कुछ सिफारिशों को कॉपी किया, बलवंत राय मेहता जी की कुछ सिफारिशों को कॉपी किया। इस तरीके से इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। बाकी बात करते हैं इन्होंने गाँव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की बात की थी। और जिला परिषद को इन्होंने बोला था पंचायती राज की धुरी होना चाहिए, हालांकि जो पंचायती राज की जो धुरी है वो ग्राम पंचायती है, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल था वो इन्होंने निश्चित करने की बात की थी। और आगे अगर बात करते हैं तो विस्तृत सूची संविधान, मतलब एक तरीके से जो केंद्रीय विषयों के लिए एक विस्तृत सूची तैयार करने की बात की थी, जिसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज में तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण, ठीक है। ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो ये समिति थी, जस्ट अ सेकेंड, ये जो समिति थी पी.के. थुंगल साहब की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन हुआ था, तो पी.के. थुंगल साहब ने दो या तीन मान सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सिफारिशें कर दी थी, जिसमें इन्होंने एक बोला था कि पंचायतों का जो कार्यकाल रहेगा वो 5 साल के लिए होएगा, ठीक है, पहला। और दूसरा इन्होंने बोला था कि जो आरक्षण का रहेगा, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में तीनों स्तरों पे जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए था। महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा उसकी भी बात इन्होंने बोली थी, तो ठीक है, 2 3 सिफारिशें हो गई। एक सिफारिश इन्होंने ये भी इम्पोर्टेंट बोली थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक है। और यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण की पात्रता तथा बिंदु तथा विधियां तय करेगा। इस तरीके से पी.के. थुंगल साहब ने भी अपनी अपनी समिति, मतलब ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में आ जाती है 1988 में एक अन्य समिति का गठन होता है,
ठीक है। बी.एन. गाडगिल समिति इसका नाम होता है, 1988 में होती है, इनकी अध्यक्षता में बनी जाती है, कांग्रेस पार्टी ने किया था इसका गठन। ठीक है, इस समिति ने भी अपनी विचार प्रस्तुत किया, इसने भी बोला था पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, इस तरीके से। तो गार्गिन समिति की अनुशंसा एक संशोधन विधेयक के निर्माण पर आधार बनी थी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा व सुरक्षा देना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पंचायतें। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 आप सभी को पता है। हालांकि 1947 में हमारा जो उत्तर प्रदेश था उसका नाम था, क्या था, संयुक्त राज्य पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, तो संयुक्त राज्य पंचायती राज अधिनियम 1947। ठीक है, इस तरीके से। और इसकी कुछ विशेषताएं, जिसमें ग्राम सभा की स्थापना थी, ग्राम पंचायत की स्थापना थी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल, महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, और बात करते हैं कि ग्राम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है वो, उसमें जब निर्माण हुआ था उसमें 119 धाराएं थी। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि विधानसभा द्वारा 5 जून 1947 को पारित किया गया था। वहीं अगर बात करें कि 5 जून के बाद में 7 दिसंबर 1947 को भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से ये 1947 की बात है। ठीक है, आप यहाँ पे डेट ध्यान रखिएगा कि 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत की जो विधानसभा थी उसके द्वारा इसको पारित कर दिया गया था, 5 जून 1947 को। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए विधानसभा की, चूंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, हालांकि इसमें ये लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1947 को ये उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद थी, विधान 16 सितंबर 1947 को उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से पास हुआ। और सबसे पहले 5 जून 1947 को यूपी की जो विधानसभा थी उससे पास हुआ। 16 सितंबर 1947 को उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से पास हुआ। उसके बाद में 7 सितंबर 1947 को भारत के गवर्नर जनरल का इस पे अनुमोदन हुआ, या उन्होंने साइन कर दिए थे। उसके बाद में बात करते हैं, अगर इसके लागू होने की डेट जो है वो हो जाएगी आपकी 27 दिसंबर 1947। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ, तो वो आपका हो जाएगा 27 दिसंबर 1947 यहाँ से ये लागू हुआ था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में स्टार्टिंग कितनी धाराएं थी, 119 धाराएं थी। इसकी जो विशेषताएं थी उसमें ग्राम सभा हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा, पंचायत का कार्यकाल, महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, 5 जून 1947 को पंचायत ग्राम पंचायत की जो विधानसभा थी उसके द्वारा पारित हुआ, और 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद द्वारा पारित हुआ। 7 सितंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने इस पे साइन कर दिया था, और 27 दिसंबर 1947 को ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था। अभी यहाँ पे आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या ये दोनों अलग अलग होती, क्योंकि आपने अगर गांव वगैरह में गए हो तो ये एक ही जगह पे सुनी होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस होता है। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, जैसे कि एक होता है आपका गांव, ठीक है, एक होता है आपका गाँव। ये मैं आगे, या फिर मैं आगे ही बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि आगे इसमें डिफाइन तो हो ही रखा होगा, तो तभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक साथ में ही सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का अधिनियम 26 है, जो 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसे 7 सितंबर को मतलब 1947 को डोमिनियन भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके उनका अनुमोदन प्राप्त हुआ था, जिसका उद्देश्य था स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना और विकास करना। इसमें कुल 119 धाराएं विद्यमान थी। ठीक है, बात करते हैं नोट भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है, उसमें भी ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सक्षम करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में। थी एक ग्राम पंचायत में स्कूलों और अस्पतालों की नियुक्ति, रख रखाव और सुधार के लिए भुगतान के लिए किए गए किसी भी कर या लेवी को इकट्ठा करने के लिए राज्य सरकार को सौंपे गए खातों और अन्य कार्यों के लिए अधिकृत करता है। इस अधिनियम की धारा 1 जो कहती है उसके बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम की जो धारा 1 है उसमें प्रावधान है कि अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में विस्थापित या कह सकते हैं कि लागू होगा। ठीक है, जो धारा 1 है, कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की धारा 1 में क्या दिया गया, तो उत्तर प्रदेश की धारा 1 ये कहती है कि ये जो अधिनियम है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि पहली जो धारा है उसमें क्या है, ग्राम सभा की स्थापना। ठीक है, हालांकि मैंने ऊपर बताया था कि ग्राम सभा अलग है, ग्राम पंचायत अलग है। तो उसी संदर्भ में बात करते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो धारा 1 है
ठीक है? धारा 1 में बोला गया है कि एक ग्राम सभा होगी या ग्राम सभा की स्थापना होगी, ठीक है? और ये जो बोला गया है कि धारा 2G इसको परिभाषित करती है कि किस तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्राम सभा सॉरी मैं आपको थोड़ा गलत बता दूँ, धारा 1 में तो मैंने ऊपर बताया था कि ये बोला गया कि ये 1947 का जो अधिनियम है पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगा, ठीक है? वहीं बात करते हैं धारा 2G, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपके लिए धारा 2G। धारा 2G में ये बोला गया है कि ग्राम सभा क्या होगी और ग्राम सभा के बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो धारा 2G के अंतर्गत किया गया है, ठीक है? वहीं बात करें कि ग्राम सभा यह अधिनियम उस गाँव या ग्राम समूह के विकास के लिए ग्राम सभा या ग्राम समूह की स्थापना का प्रावधान करती है, ठीक है? बात करते हैं इसका मतलब है धारा 3 के तहत स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक गाँव में सर्वाधिक संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हैं, ठीक है? ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप जो कंप्यूटर या कह सकते हैं कि जो लिखित लैंग्वेज है पंचायती राज अधिनियम की, एक बार उसको देख लें, ठीक है? भारत के संविधान की धारा 243 बी इसमें भी ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करती है जिसमें जिला स्तर पर पंचायत क्षेत्र के स्थित गाँव के संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है? धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक नाम मात्र नाम के ग्राम सभा, ग्राम या ग्राम समूह स्थापित करेगी, ठीक है? धारा 3 और धारा 1 जब ग्राम सभा का गठन गाँव के समूह द्वारा किया जाता है तो सबसे अधिक आबादी वाले गांव का नाम ग्राम सभा कहा जाता है तथा ग्राम सभा की स्थापना या उद्देश्य किसी गांव या ग्राम समूह का विकास करना होता है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो लाइन्स ऊपर लिखी हैं इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि पहली तो बात उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है इसमें ये बोला गया कि एक जो ग्राम सभा रहेगी, ठीक है, या एक ग्राम पंचायत रहेगी उसका सीन क्या रहेगा, उस लगभग 1000 की जो आबादी रहेगी, 1000 की आबादी पे एक ग्राम पंचायत कह सकते हैं कि उसको बोला जाएगा या कह सकते हैं घोषित किया जाएगा, ठीक है? अब जैसे कि अब सपोज एक ये गाँव है, एक ये गाँव है, एक ये गाँव है, एक ये गाँव है। अब जैसे कि इस गाँव में जो पॉपुलेशन है वो टोटल 1000 है और वहीं अगर इस गाँव की बात की जाए तो इस गाँव की पॉपुलेशन 400 है, इस गाँव की पॉपुलेशन 200 है और इस गाँव की पॉपुलेशन 100 आदमी है, ठीक है? या 100 व्यक्ति या 100 महिलाएँ, इस तरीके से, ठीक है? तो कुल मिला के जो पंचायती राज अधिनियम बोलता है कि मिनिमम 100 लोगों की जो एक तरीके से कह सकते हैं पॉपुलेशन होगी या जनसंख्या होगी, उन 100 लोगों की जनसंख्या पे ही आप एक ग्राम सभा का कह सकते हैं एक ग्राम सभा बना सकते हैं और ये 100 लोग जो है सॉरी 1000 लोगों पे, ठीक है? और ये 1000 लोग भी वो होंगे जो कि 18 वर्ष से प्लस होंगे, यानी कि गांव में एक निर्वाचन कह सकते हैं कि जो एक लिस्ट होती है वहाँ की निर्वाचक नामावली बोल दी जाती है उसको, ठीक है? जो वोटर लिस्ट आप वैसे बोलते हैं गाँव में वोटर लिस्ट, तो उस वोटर लिस्ट में कब नाम आपका एंटर होता है जब आप 18 साल से प्लस हो जाते हैं, तो ठीक है? तो उस वोटर लिस्ट में जब हो जाएगा ना आपका नाम, तब आप हो जाएँगे आप अपनी मतलब कि कह सकते हैं कि ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है? और वहीं अगर बात की जाए कि अगर आप चुनाव वगैरह लड़ लेते हैं, ठीक है? तब आप बोले जाएँगे ग्राम पंचायत के व्यक्ति या ग्राम पंचायत के सदस्य, ठीक है? जैसा कि आपने बोला मतलब मैं आगे बताऊँगा आपको। तो इस तरीके से ये सपोज़ ये 1000 लोगों का गाँव है, यानी कि इस गाँव की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें 1000 लोग या 1010 लोग हैं। तो ये जो गाँव हो जाएगा या ये ग्राम सभा हो जाएगी, वो एक अलग सेपरेट ग्राम सभा हो जाएगी इसी गाँव की। वहीं अगर बात की जाए चूँकि इसमें 100 लोग हैं, इसमें 200 लोग हैं, इसमें 400 लोग हैं, तो इन 3 गाँव को मिला के एक ग्राम सभा बना दी जाएगी और जिसमें उस ग्राम सभा का जो नाम रहेगा वो जो सबसे ज़्यादा जिस गाँव की पॉपुलेशन रहेगी, जैसे इसमें 400 लोग हैं, तो इस गाँव का नाम सपोज़ कुछ भी रहेगा, सपोज़ इसका नाम XYZ है या अभी यार यहाँ पे व्हाइट पेपर नहीं है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि सपोज़ एक ये गाँव है, एक ये गाँव है, एक ये गाँव, 3 गाँव हैं। इस गाँव की नाम है ए, इस गाँव का नाम है बी, इस गाँव का नाम है सी, ठीक है? इस गाँव की जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन है सपोज़ आप मान सकते हो इसकी 200 लोग। इस गाँव की पॉपुलेशन है 300 और इस गाँव की जो पॉपुलेशन हो जाएगी 3 2 5 और इस गाँव की पॉपुलेशन है सपोज़ 700, ठीक है? अब क्या होगा कि उम, एक ग्राम सभा बनाने के लिए मिनिमम आपको 1000 जनसंख्या चाहिए। अब चूँकि इनमें से किसी के पास में वो वैधता नहीं है, ना इसके पास है, ए के पास, ना बी के पास, ना सी के पास, क्योंकि ए के पास मात्र 200 वोटर हैं, बी के पास मात्र 300 वोटर हैं, सी के पास मात्र 700 वोटर हैं।
ठीक है? तो इन सभी को मिला के एक ग्राम सभा बना दी जाएगी, मतलब इन 3 गाँव को मिला मिक्स करके, ऐड करके एक ग्राम सभा बन जाएगी। इस ग्राम सभा का जो नाम रहेगा, वो धारा 2 और 3 के अनुसार क्या रहेगा, मैंने आपको बोला था जो जिस गाँव में सबसे ज़्यादा वोटर रहेंगे, उस गाँव के नाम पे उस ग्राम सभा का नाम रहेगा। अगर आप जैसे इन 3 गाँव को मिला के, एबीसी गाँव को मिला के जो ग्राम सभा बनेगी, उस ग्राम सभा का नाम नाम क्या रहेगा इस ग्राम सभा का? इस ग्राम सभा का नाम रहेगा ग्राम सभा सी। और इसी तरीके से इस ग्राम सभा की जो वो बोला जाएगा, उसको भी वही बोला जाएगा, ग्राम पंचायत सी, ठीक है? अब यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि नहीं, ये तो इस सपोज़ इस व्यक्ति में, इस गाँव में भी कोई व्यक्ति रहता होगा, वो सोचेगा यार हमारे गाँव पे कोई मतलब कि हमारे गाँव के नाम पे ग्राम सभा का नाम क्यों नहीं है? तो उसके लिए पहले तो इस गाँव की जो पॉपुलेशन है उसको या तो 700 से प्लस करे, या सपोज़ अगर इसका 800 हो जाती है, तो इसके नाम पे हो जाएगा, ठीक है? अगर ये चाहे, मतलब कि जब हो जाएगी तब, तो 800 इतनी ईज़िली तो हो नहीं जाएगी। या फिर क्या किया जाए, इस गाँव की जो जनसंख्या है 700 की बजाय इसकी जनसंख्या हो जाती है सपोज़ 1200, ठीक है? तो 1200 की जनसंख्या पे फिर ये वाला हटा दिया जाएगा, यानी कि सी ग्राम सभा को अलग कर दिया जाएगा, और फिर इन 2 ग्राम सभाओं को और इसके साथ में कोई और अन्य एक छोटा-सा गाँव जोड़ के फिर इनके नाम पे बना दी जाएगी ग्राम सभा। और इनके नाम पे ग्राम सभा अगर बनाई जाएगी तो फिर भी जो जिसकी जो कह सकते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी, उसके नाम पे बनेगी। सपोज़ इसमें यहाँ से इस पे इसके कुछ भी हैं, सपोज़ 50 हैं, ठीक है? हालाँकि ये रेशियो 1000 तक होना चाहिए मिनिमम, बट आप समझ सकते हैं सपोज़ इसके 300 ही, तो फिर ये ग्राम सभा हो जाएगी ग्राम सभा बी, या ग्राम पंचायत फिर बी। तो ग्राम सभा कैसे होती है? ग्राम सभा मैंने आपको बताया था कि जो वोटर लिस्ट में आपके जितने लोग होते हैं, उन सभी को बोला जाता है वो उस ग्राम सभा के सदस्य हैं, ठीक है? सपोज़ जैसे कि मैं हूँ, मेरा कुछ भी नाम है, अगर मैं अपने ग्राम सभा या अपने गाँव की जो वोटर लिस्ट रहेगी, उसमें मेरा नाम पंजीकृत है, मेरा नाम अवेलेबल है, तभी मैं बोला जाऊँगा कि मैं उस ग्राम सभा का कह सकते हैं सदस्य हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत में क्या रहता है कि आगे हालाँकि इसके बारे में भी बताऊँगा, 7 से लेके 17 तक लोग चुने जाते हैं, जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक? ग्राम पंचायत एक तरीके से कह सकते हैं आधिकारिक निकाय हो जाएगा, ग्राम सभा अपनी लोकल हो जाएगी, ठीक है? और इसमें इलेक्टेड लोग जाते हैं 7 से लेके 17 तक, वो वहाँ की जो जनसंख्या रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और इन्हीं में से एक व्यक्ति का चुनाव होता है, इनमें से नहीं, मतलब वो अलग से खड़ा होता है, जिसको बोलते हैं ग्राम प्रधान, ठीक है? ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान का भी चुनाव होता है, और ग्राम प्रधान वो भी डायरेक्टली चुना जाता है, इस तरीके से। तो ये ग्राम प्रधान और वो जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, इन सबको मिला के बनती है ग्राम पंचायत, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बाकी अब चलते हैं आगे। तो ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट था ग्राम पंचायत का और किस तरीके से इनको बनाया जाता है, और क्या इसका ऊपर जो टॉपिक्स लिखे थे कि सब गाँव जो 3-4 गाँव होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले गाँव के नाम पे ही ग्राम पंचायत होएगी या ग्राम सभा होगी, ठीक है? इस तरीके से, तो उसका रीज़न ये था, ठीक? अब बात करते हैं आगे, तो ग्राम सभा के जो कार्य रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ग्राम सभा के जो कार्य रहते हैं वो क्या-क्या रहते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि धारा 11 में जो ग्राम सभा के कार्य हैं वो धारा 11 में उल्लेखित है ग्राम सभा के कार्य, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसका ग्राम सभा का बेसिकली सबसे ज़्यादा काम, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ध्यान रखिए, ग्राम सभा हमेशा जो है लोगों के भले के लिए काम करेगी। अब जो भी ऑप्शन आपको दिखे कि हाँ, इसमें पब्लिक की भलाई हो रही है, तो वही आप टिक कर दीजिएगा। बाकी जो आधिकारिक तौर पे काम है वो ये है, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक जुटाना तथा दान देना, सामुदायिक विकास आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान करना, जैसे कि अभी जो कह सकते हैं कि पीएम आवास योजना थी, या फिर जो टॉयलेट्स वगैरह बन रहे थे, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके पात्र हैं, इसके मतलब कि पात्रता रखते हैं, तो उन लोगों की पहचान करना और उनको वो प्रोवाइड करवाना एक तरीके से, ठीक है? अब बात करते हैं गाँव के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता वगैरह प्रदान करना, ये ग्राम सभा के कार्य हो जाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट कि ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है? ये कानून ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है, कौन-सा कानून? अपना वही पंचायत राज अधिनियम 1947, ठीक है? यह कानून ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 2 ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि धारा 2 ग्राम सभा को, जी के बाद आता क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच में आ जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाए, आप सबने सुना ही होगा, पहले आता है ग्राम सभा फिर ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा हो जाएगी 2G, ग्राम पंचायत 2H, इस तरीके से, ठीक है? ग्राम पंचायत
रूप से ग्राम सभा के मामलों में प्रबंध के उद्देश्य के लिए गठित एक निकाय। मैंने आपको बोला कि जब उनको इलेक्ट किया जाएगा वो, और जो प्रॉब्लम सॉल्व रहेंगी वो ग्राम पंचायत द्वारा की जाएंगी, लेकिन उनका पहचान वगैरह करना वो ग्राम सभा के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 12(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका पंचायत क्षेत्र के नाम पर जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जब तक प्रधान और ग्राम पंचायत के कम से कम 1-2 सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते, तब तक ग्राम पंचायत के गठन की घोषणा नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के वही है, मैंने आपको बोला कि ग्राम पंचायत के लिए आपके एक ग्राम प्रधान का होना आवश्यक है, और ग्राम प्रधान के अलावा जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनका होना आवश्यक है, जो कि 7 से 17 तक होते हैं। ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जनसंख्या पे कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली 9 भी होते हैं। ठीक है, 11 होते हैं, उसके बाद 13 होते हैं, 13 के बाद 15 होते हैं, 15 के बाद 17 होते हैं, इस तरीके से वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। मैं आगे बताता चलूंगा आपको जब उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं धारा 15 ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण करती है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि धारा 2G में ग्राम सभा है, 2H में ग्राम पंचायत है। ठीक है, और धारा 12 में ये बोला गया है कि जो ग्राम पंचायत का, धारा 12 है, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बाकी मैं बता देता हूँ। धारा 12(1) में ये बोला गया है कि पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत का जो नाम रहेगा वो उसके ही, मतलब कि कह सकते हैं पंचायत क्षेत्र के नाम पे ही रखा जाएगा, इस तरीके से। बात करते हैं धारा 15 में, तो धारा 15 ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण करती है। इसमें भी वही रहेगा सेम, मतलब कृषि या कृषि कार्यों को बढ़ावा देना, मैदान व चरागाहों का विकास करना, भूमि विकास में सहायता या सरकार की सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में सहायता वगैरह करना, डेयरी मुर्गी मतलब जो कुटीर उद्योग है उनका विकास करना, घाटियों में मत्स्य पालन वगैरह आदि को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हो गया एक तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि पंचायत अवधि। पंचायत अवधि आप सभी को पता है कि जो समिति बनी थी उन्होंने बोला था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए उसके बारे में, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पे धारा 12 का जो थर्ड रहेगा उसमें ये प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल रहेगा उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन ये आएगा कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल रहेगा वो कब से कब तक माना जाएगा, मतलब कि कब से लागू होगा, कि ग्राम प्रधान के चुनाव से, ग्राम प्रधान के शपथ ग्रहण से, या ग्राम प्रधान के इलेक्शन होने के, उसके विजय हो जाने तक से, या फिर कब से। तो ये आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होगा, और धारा 95(1) या 95(1) का F के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। मतलब ये तो आपको शायद ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बस यार ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट की उसकी जो पहली बैठक की तारीख से ये लागू रहेगा। ठीक है, बात करते हैं ग्राम पंचायत निर्माण के लिए चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले या उसके विघटन की तारीख के 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले, इसका एक तरीके से मतलब कुल मिला के जैसे कि बात करते हैं कि अगर सपोज आज की डेट में किसी व्यक्ति का इलेक्शन हुआ और 5 साल हो गए, तो यहाँ पे उसके 5 साल होने, तो उसके 5 साल होने से पहले ही, लगभग 6 महीने पहले से ही मतलब माहौल बन जाएगा इलेक्शन का, यानी कि उसका जब लास्ट डे होगा उससे पहले जो नया प्रधान होगा उसका चुनाव हो जाएगा, इस तरीके से ये बोल रही है धारा। ठीक है, बात करते हैं तो मतलब ये डेट आपसे पूछी जाएगी कि जो पंचायत की जो अवधि रहेगी, या कह सकते हैं कि जो चुनाव रहेगा वो कब तक रहेगा, मतलब कि जो चुना हुआ प्रधान है उसकी लास्ट डेट के बाद में होगा चुनाव, नया चुनाव जाएगा, या फिर क्या रहेगा, तो इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके विघटन के बारे में। अगर इसके विघटन की बात करें तो इसके विघटन की तारीख के 6 महीने की अवधि से पहले, मतलब अगर बाई चांस ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो उसकी विघटन के 6 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा से चुनाव करवा लें। और अगर सपोज 5 साल समाप्त होने में 2 ही 3 महीने बचे हैं और फिर विघटन हो गया, तो फिर मतलब कोई वो नहीं है, फिर तो मतलब तुरंत ही इलेक्शन हो ही जाते हैं। ठीक है, और विघटन के बाद में अगर इलेक्शन होता है तो सपोज अगर कोई ग्राम प्रधान चुना गया है, ग्राम पंचायत से प्रधान बना है, और उसने अपनी कह सकते हैं कि 3 साल कवर कर ली, 3 साल के बाद टोटल 5 साल का होता है, यहाँ पे अगर विघटित हो जाती तो जो नई पंचायत चुनी जाएगी या नया प्रधान बनेगा वो मात्र यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 साल तक के लिए ही चुना जाएगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए, सपोज वो 5 साल कंप्लीट करने वाला है और उससे
3 महीने पहले या 6 महीने से पहले तक भी विघटित हो जाती है ग्राम पंचायत, तो फिर उसका जो चुनाव रहेगा वो पूरे अगले 5 साल तक रहेगा। फिर वो ये नहीं कि 6 महीने तक ही चुना जाए, उसके बाद फिर से दोबारा चुनाव इस तरीके से, क्योंकि और ज़रूरी ये होता है कि उसके बारे में अगर ग्राम प्रधान है, तो उसके बारे में कह सकते हैं एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव या उसको पद से हटाया भी जा सकता है ग्राम प्रधान को। लेकिन ऑप्शन ये आता है कि अगर उसको आपको हटाना है ग्राम प्रधान को, तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए आप जब से वो प्रधान बना है तो उसके मतलब इलेक्शन होने के 2 साल के भीतर उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि 2 साल में वो कुछ कार्य ही नहीं कर पाएगा इस तरीके से, मतलब कि 2 साल बाद ही उसको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। बात करते हैं जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले बताया गया शेष कार्य ग्राम पंचायत के शेष कार्य के समय के लिए जारी, मैं ये बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्राम प्रधान कार्यालय, यह अधिनियम पंचायत ग्राम पंचायत के प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाने का प्रधान मतलब कह सकते हैं एक तरीके से ग्राम पंचायती राज अधिनियम में ये बोला गया है कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष रहेगा उसको प्रधान बोला जाएगा, ठीक है। तो धारा 11 बी में ग्राम पंचायत के प्रधान के चयन पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन जनता क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कराया जाएगा इस तरीके से, मतलब 11 बी ये बोल रही है कि जो आप अगर उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत में ही आपकी आती है तभी आप अपने क्षेत्र का प्रधान चुन पाओगे इस तरीके से, मतलब आपकी नामावली में नामांकन नामावली में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप उसके पक्ष में या विपक्ष में वहां मतलब एक तरीके से वोट डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में ग्राम जो प्रधान होता है प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के पूर्ण सदस्य के 2/3 से कम को राज्य सरकार या उससे द्वारा अधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा नामांकित किया जाता है, ठीक है। प्रबंधन समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या उतनी संख्या शामिल होती है जितनी की वह उचित समझे, ठीक है। एक प्रशासक सफीउद्दीन बनाम एडीजे 1948 आरडी 109 में चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों की उतनी संख्या शामिल होती है जितनी वह उचित सॉरी ये नीचे आ गया, सफीउद्दीन बनाम एलडीजे 1998 आरएलडी 109 में यह तर्क दिया गया है कि प्रावधान के चुनाव पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि उम्मीदवार ने सीट के लिए एक फर्जी दस्तावेज पेश किया, मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं होने चाहिए, ठीक है। धारा 11 बी में प्रावधान किया गया है प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ में मेल खाएगा। धन और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों को निर्धारित समान लाभ प्राप्त होंगे और यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के प्रावधान के पदों के में आरक्षण के प्रावधान करता है इस तरीके से, ठीक है। और महिलाओं के आरक्षण की बात की जाए तो धारा 11 ए में प्रावधान है कि उपधारा 3 के तहत प्रधान के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यकालों की संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा कि मामला हो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 1/3 है या 1/3 इस तरीके से, ठीक है। और SC ST का जो आरक्षण है वो वहाँ की जनसंख्या के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इससे संबंधित धाराएं, इनके कार्य और ये सारा कुछ था। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के बारे में अगर बात किया तो वो भी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि इसकी क्या-क्या विशेषताएँ थी, वो भी सारा क्लियर कर दिया था कि किस तरीके से कुल धाराएँ 119 हो जाएँगी। 5 जून 1947 को पास हुआ था, उसके बाद 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद से पास हुआ था, ठीक है। और 7 दिसंबर 1947 को तत्कालीन गवर्नर ने साइन कर दिए थे, 17 दिसंबर 1947 को ये लागू हो गया था और संयुक्त राज्य पंचायती राज अधिनियम इसका नाम था, ठीक है। और इसमें ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना और ग्राम पंचायत के कार्यकाल, महिलाओं के आरक्षण वगैरह इनकी बात की गई थी। ये इनकी कुछ विशेषताएँ हो गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।